धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज बैठक में रखे जाएंगे 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का 7 स्थानों पर होगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। दून में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। महिला कांग्रेस ने किया जमकर प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया आरोप। सब्जियों की माला पहनकर की नारेबाजी। पूर्व मुख्यमंत्री ने निकाली कांग्रेस से कांग्रेस जोड़ो यात्रा। हरीश रावत ने कहा कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी। जनता को एकजुट होने का किया आह्वान। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका की निस्तारित। 9 जुलाई को ही 12 जिलों में होगी स्नातक स्तरीय परीक्षा। कुमाऊं में आज भारी बारिश का अलर्ट। बद्रीनाथ हाईवे चिनका में बंद। ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक और ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर और कई सारे प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखे जाएंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक होगी और सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, जबकि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है और देहरादून से खबर, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर वो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जो आज की इस बैठक में जिन पर चर्चा हो सकती है, साथ ही मोहर भी लग सकती है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होनी है। ऐसी जानकारी है कि करीबन 12 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होगी, सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। और ऐसी जानकारी है गरिमा की उत्तराखंड की जो ड्रोन पॉलिसी है उसका प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके साथ ही उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की का जो प्रस्ताव है वो भी इस बैठक में आ सकता है। राशन कार्ड धारकों को 50% पर चीनी और नमक देने का प्रस्ताव है वो कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके अलावा राजकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जो पंजीकरण शुल्क है उसको बराबर करने का प्रस्ताव आ सकता है। तो ऐसे अनगिनत प्रस्ताव हैं गरिमा जो कि आज इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इन तमाम प्रस्तावों को हरी झंडी मिलेगी और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कैबिनेट की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए सचिवालय में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, यानी आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की बैठक की मोहर लग सकती है और 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अंकित, आपने कहा कि बहुत से अहम प्रस्ताव हैं, लेकिन फिलहाल के वक्त में कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर उत्तराखंड में राजनीति भी चरम पर चल रही है, चाहे यूसीसी का हो या अन्य कई चीजें। क्या इन सब को लेकर भी आज के इस कैबिनेट की बैठक में कोई चर्चा संभव है? बिल्कुल गरिमा, यूसीसी के ड्राफ्ट पर का प्रस्ताव आ सकता है, इस तरीके की चर्चा है। हालांकि अभी देखना होगा कि क्या यूसीसी का प्रस्ताव जो है वो इसी कैबिनेट की बैठक में आता है या नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और कैबिनेट की मोहर उस पर लगनी बाकी है। तो संभवतः आज इस प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा भी कई अनगिनत फैसले हैं जिसको लेकर के राजनीति की जा रही है और लगातार धामी सरकार ऐसे कड़े फैसले लेने के लिए ये कटिबद्ध दिख रही है। तो यूसीसी के ड्राफ्ट समेत तमाम ऐसे अन्य प्रस्ताव हैं जिसको लेकर के राज्य में राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में भी ऐसे प्रस्ताव आने की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी और आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर देहरादून में धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज अहम बैठक होनी है धामी कैबिनेट की और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मोहर भी लग सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखे जाएंगे, लेकिन
कैबिनेट की मोहर किन प्रस्तावों पर लगती है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। सुबह 11 बजे सचिवालय में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होनी है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की आम जानकारी, रायपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रायपुर के दौरे पर 6400 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 6400 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं, यह आम जानकारी, जहां पर आज करोड़ों की सौगात जनता को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रायपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, रायपुर पहुंच चुके हैं और 6400 करोड़ रुपयों की सौगात आज प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को सौंपी जाएगी। तो यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज ये बड़ी सौगातें देंगे प्रधानमंत्री। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 6400 करोड़ रुपयों की सौगात आज प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को दी जाएगी। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज रायपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह आम जानकारी आपको बता दें। और 6400 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को दी जाएगी। रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज रायपुर का उनका ये दौरा है। इस दौरान कई अहम कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ आज बड़ी सौगात आम जनता को सौंपने वाले हैं। 6400 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को दी जाएगी। और रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 6400 करोड़ रुपयों की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को सौंपी जाएगी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होंगे। राष्ट्रीय खेल धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और G20 के सफल आयोजन की तर्ज पर आयोजित खेल आयोजन के लिए 350 करोड़ के बजट पर सहमति की बात सामने आई है। और सीएम धामी ने दिए पावर कमेटी गठित करने के निर्देश। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो सीएम धामी की ओर से अधिकारियों के साथ बैठक हो गई है। और G20 के सफल आयोजन की तर्ज पर ही ये कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने को लेकर बातचीत। इस बैठक में आयोजन के लिए 350 करोड़ के बजट पर सहमति की बात भी सामने आई है। और अब निर्देश दे दिए गए हैं सीएम धामी की ओर से पावर कमेटी गठित करने के। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पावर कमेटी गठित करने के निर्देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर दे दिए हैं। उत्तराखंड में आयोजित होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए 350 करोड़ के बजट पर सहमति की बात सामने आई है। देहरादून से आम खबर, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा, जिसको लेकर अब जो प्लान है वो भी तैयार होना शुरू हो चुका है। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में राष्ट्रीय खेल होंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर अहम दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। G20 के सफल आयोजन की तर्ज पर खेल आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, आयोजन के लिए 350 करोड़ के बजट पर सहमति। तो आयोजन के लिए 350 करोड़ के बजट पर सहमति। और सीएम धामी ने दिए पावर कमेटी गठित करने के निर्देश। पावर कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में आयोजित होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। तो देहरादून से ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर बड़ा बजट को लेकर भी सहमति दी गई है। धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ इस सब को लेकर बैठक की। और जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन रहा, उसके बाद अब इस कार्यक्रम को भी उसी तरीके से सफल बनाने की तर्ज पर जो प्लान है वो किए जाने की बात कही गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इस आयोजन के लिए 350 करोड़ के बजट पर भी सहमति बन चुकी है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने पावर कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। तो सीएम धामी की ओर से पावर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए के बजट पर सहमति बन चुकी है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकास नगर में हुए बवाल के बाद क्षेत्र के व्यापारी वर्ग और दोनों समुदाय के लोगों ने अनूठी पहल करते हुए एकजुट होकर बैठक कर एकता का परिचय दिया है। इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम की तीखे शब्दों में निंदा भी की है। विकास नगर मुख्य बाजार में बवाल और सांप्रदायिक तनाव के बाद क्षेत्र में फैले दहशत के माहौल को लेकर सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता की अगुवाई में आहूत इस बैठक में व्यापारी वर्ग और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने एकता का परिचय देते हुए पूरे घटनाक्रम की निंदा की है, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि बाहरी अराजक तत्व द्वारा क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गणमान्य लोगों ने कहा कि क्षेत्र में 1947 के दंगों में भी ऐसा माहौल नहीं हुआ जैसा कल देखने को मिला, और कहा कि जो आपसी भाईचारा और एकता विकास नगर में पहले थी, भविष्य में वो बरकरार रहेगी। उसे किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। और व्यापार के संबंध में व्यापार कब बंद होना है, कब खुलना है, उसके संबंध में क्या विषय तय होना है, वो व्यापार मंडल और उसकी कमेटी देखेगी। मीटिंग में जो विषय थे वो ये थे कि हमारी जो प्यार मोहब्बत है, जो इस विकास नगर शहर की एक खासियत है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम वाद नहीं हुआ। सन 47 में भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाद नहीं हुआ और हिंदुओं ने मुस्लिमों को यहाँ पे रोका है। हाँ जी, ये इस शहर की खूबसूरती है। देखिए, कई बिंदु थे, जिसमें कि एक बिंदु ये भी था कि जो बाहरी व्यक्ति आए हुए हैं उनका सत्यापन हो। इस सत्यापन के लिए मैं पिछले कई कई महीनों से मैं बोल रहा हूँ और वेरी फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, लेकिन इस पर कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। कई बार उन्हें समझाया कि भाई इस तरह का माहौल बनने वाला है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ बोलते ही सब वहीं जाके खत्म हो जाती है कि हमारे पास पुलिस बल कम है। और विकास नगर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद बढ़े सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए देर शाम एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने विकास नगर सहित आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने हिंदूवादी संगठनों से वार्ता कर उनकी बातों को भी सुना है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देर शाम और रात को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विकास नगर, नवाबगढ़, जीवनगढ़, ढकरानी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि बुधवार रात अराजकता फैलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी संलिप्तता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी अराजक तत्वों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी ने शांत माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उस पर एनएसए की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अफवाहों के जरिए तनाव पैदा करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। का ये पूरा मामला और रामनगर कोतवाली पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। कोतवाली पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग पर भी अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देश पर कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि टीम के द्वारा शराब तस्करों के द्वारा जंगलों में अवैध रूप से बनाई गई 11 कच्ची शराब की भट्टियां तोड़ने के साथ ही बड़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में करीब 1 दर्जन शराब तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, लगातार मालदन क्षेत्र में कच्ची शराब की निर्माण की सूचनाएं पुलिस के पास आ रही थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय के आदेश से प्रभारी निरीक्षक रामनगर महोदय के द्वारा एक टीम गठन करके कल पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने वाली 11 भट्टियों को नष्ट किया गया है। करीब 400 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। 20,000 लीटर तकरीबन लहान को नष्ट किया गया है और एक मुकदमा फरार अभियुक्त गणों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और
देहरादून में महिला कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई पर नियंत्रण में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए देहरादून में जमकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने सब्जियों की माला पहनकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से घंटा घर तक पैदल मार्च किया। ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई चरम पर है। अब रोज योग होने वाली सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। इन दिनों टमाटर खरीदना आम आदमी के लिए एक सपना सा हो गया है। देश भर में बढ़ती महंगाई पर सियासत गर्मा गई है। राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं देहरादून की, जहां पर कि सब्जियों के दाम लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है। ज्योति रौतेला हमारे साथ हैं। ये सब्जियां गले में क्यों टांग के चल रहे हैं मैडम? माला बना रहे हैं। ये सब्जियां गले में इसलिए टांग के चल रही है कि ये सब्जी अब किचन में बनाने के लिए एक महिला परेशान है, क्योंकि इनके दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि एक आम महिला अपने घर में 2 वक्त की सब्जियां नहीं बना रही है। सब्जियों के दाम इतने ज्यादा महंगे हो गए, इसके खिलाफ आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ये बोल रही है सीजनल महंगाई है। ये एक बात बताइए, सिलेंडर के लिए कौन सा सीजन आया हुआ है? जो सिलेंडर के दाम 1200 रुपए 500 रुपए से हमारी सरकार में तो 470 रहा। 1200 रुपए किलो का जो सिलेंडर मिल रहा है वो किस सीजन की वजह से हुआ? जो आटा 20 रुपए किलो तो आज 40-45 रुपए किलो हो गया, उसके लिए कौन सा सीजन आया है? महंगाई बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा होगा। जो सरकार तोड़ मरोड़ के अपने सरकार बीजेपी हर जगह बनाने की कोशिश कर रही है, वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बढ़ती हुई महंगाई का खामियाजा आम चुनाव में देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि आने वाले समय में इस बढ़ती हुई महंगाई की सियासत से आम जनता को क्या कुछ राहत मिलती है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने नगर क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जलभराव से निपटने को नालियों को आपस में जोड़ने को भी कहा है। और डीएम सोनिका ने नामत सुपर नोडल अफसर और सेक्टर अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक की है। उन्होंने आपसी समन्वय और टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार G20 में आपसी समन्वय बनाकर सबसे बेहतर काम करके दिखाया, ठीक उसी तरह अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए चेकलिस्ट तैयार की जाए। इसके आधार पर रेखा विभाग की ओर से ये काम तत्काल पूरे कराए जाएं। इनके नियमित समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सुव्यवस्थित तरीके से पानी की निकासी की व्यवस्था हो, जिससे आवागमन में किसी को भी कोई परेशानी न हो सके। प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उत्तराखंड के जनमानस से 55 साल लक्सर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी व पीसीसी सदस्य डॉक्टर उमा दत्त शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस को मजबूत करना बेहद जरूरी है। हरीश रावत ने कहा कि उनका उत्तराखंड के जनमानस के साथ 50 साल से ज्यादा का सार्वजनिक रिश्ता जुड़ा हुआ है। उसी के नाते वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस को मजबूती देने की अपील जनता से कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को सबक सिखाने के लिए देश प्रदेश की जनता को एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उत्तराखंड के जनमानस से 55 साल से ज्यादा का सार्वजनिक संबंध है। मैं उसके नाते उनसे कह रहा हूं कि आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस को शक्ति देना आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस से जुड़िए, इसलिए हमने इस यात्रा का नाम ही जो है कांग्रेस से जुड़िए यात्रा रखा है। और इसके तहत शुरुआत में मैंने 100 स्थान छांटे थे। जिस तरीके से कुछ निवेदन आए हैं और ये संख्या 200 के आसपास हो सकती है और उससे बढ़ सकती है। तो इसमें और आज में 1-1.5 महीना इस यात्रा को हो गया चलते चलते। आज 3 गुना 4 गुना ज्यादा संख्या में लोग यहाँ आए हैं। तो धीरे धीरे हर रोज जब जहाँ लोगों को हमारा मैसेज पहुंच रहा है, लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ और हरीश रावत के महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस में विश्वास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की धामी की पेपर लीक सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार और ये बलात्कारी सरकार और भ्रष्ट सरकार, इसके खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं। और इस महंगाई जहाज दे के 125 रुपए किलो से ज्यादा टमाटर हो चुका है। टमाटर भी हमारी थाली से दूर हो चुका है।
देहरादून में इंश्योरेंस कर्मी महिला का पर्स लूटने में डालनवाला थाना पुलिस ने एमबीए पास युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक बेरोजगारी और कर्ज के चलते परेशान था। कर्ज से उबरने के लिए उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पर्स में रखा मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। डालनवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पर जसवंत जो मॉडर्न स्कूल है उसके आसपास एक पर्स छीनने की घटना हुई थी, पर्स लूटने की घटना हुई थी। उसका भी अनावरण कर लिया गया है। उसमें जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसमें जो आपका जो स्कूटी बरामद जो इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है। उसमें 40,000 गया था, 40,000 के अगेंस्ट 35,000 रुपया जो है वो बरामद कर लिया गया है। जो अन्य सामान थे वो भी बरामद कर लिया गया है। और देहरादून में इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष की पत्नी की चेन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों ही आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं। आरोपी नशे के आदी भी हैं। आरोपियों से लूटी गई चेन और घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और डीआईजी दलीप सिंह कंवर ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दोनों ही हिस्ट्री शीटर्स को रामकृष्ण चौक नेहरूग्राम से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से स्कूटर और लूटी गई चेन मिली है। इस अपर बद्रीस कॉलोनी है, वहाँ पर एक चैन स्नेच की घटना हुई थी और हमारे टीम ने उसी समय से लग करके लगभग 75 हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके जो है इसमें 2 अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। और उसमें जो है आपका जो मोबाइल जो चैन स्नेच किया गया था, चैन स्नेच जो घटना हुई थी उसको चैन को बरामद किया गया है। जो स्कूटी इसमें इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हुआ गया है। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और टीम को मेरे द्वारा 5,000 का इनाम। और बरसात के साथ ही उत्तराखंड में डेंगू ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए 20 बेड का वार्ड आरक्षित रखा गया है, जिसमें डेंगू से बचाव की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डेंगू वार्ड को तैयार किया गया। तो वहीं ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए जगह जगह पर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। घरों में लगे कूलर, गमलों में पानी जमा न होने दें, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमारे अस्पताल में 20 बेडों को इसके लिए आरक्षित रखा गया। डेंगू वार्ड बनाए गए 20 बेड के। और हमारे यहाँ इसकी संबंधित एलआईजी वगैरह जांच होती है ना, या रैपिड कार्ड जांच जो होती है वो उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त जो है वैसे तो इसमें मेन चीज़ ये है कि इसका बचाव ज़रूरी है, जिसमें कि जो हमारे फील्ड वर्कर होते हैं, जैसे आशा कार्यकर्ती वगैरह होती है ना, तो इनको जो है ये कार्य सौंपा गया कि ये लार्वे की खोज करेंगी, उसको नष्ट करेंगी, ठीक है, लोगों को जन जागरूक करेंगी। और ये भी बताया जाता है लोगों को कि मतलब पानी ना ठहरने दें, जैसे कि जिसमें कि ये इसकी संभावना होती है। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।